नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। रूस और यूक्रेन के बीच 34वें दिन भी जंग जारी है। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर भी कोशिशें जारी हैं। जंग को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वे यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में मध्यस्थता के प्रयासों को लेकर भारत, तुर्की, चीन और इजराइल समेत अन्य देशों के साथ करीबी संपर्क में हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। गुटेरेस ने संवाददाताओं से कहा कि मैं ऐसे कई देशों के साथ करीबी संपर्क में हूं जो राजनीतिक समाधान के लिए मध्यस्थता के अलग अलग तरीकों का पता लगाने के वास्ते दोनों पक्षों में उच्चतम स्तर पर बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आगे कहा कि मैं अपने तुर्की मित्रों के साथ बहुत निकट संपर्क रखता हूं। इसी तरह मैं भारत के साथ ही कतर, इजराइल, चीन और फ्रांस और जर्मनी के साथ भी करीबी संपर्क में रहा। मेरा विश्वास है कि इस जंग को समाप्त करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करने के वास्ते ये सभी प्रयास जरूरी हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वे सभी देश उनके प्रयास का समर्थन कर रहे हैं, गुटेरेस ने कहा कि मुझे ऐसी उम्मीद है। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक आज अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हो रही है। इस बैठक में संसदीय दल के सभी नेता शामिल हैं। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। दिल्ली के अंबेडकर भवन में ये बैठक हो रही है। मध्य प्रदेश में आज 5,21,000 परिवारों का अपने घर का सपना पूरा होने जा रहा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली इन लोगों का इनके आशियाने में गृह प्रवेश करवाएंगे। गौरतलब है कि दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 5.21 लाख लाभार्थियों के गृह प्रवेश में भाग लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले सोमवार को पीएमओ की ओर से जारी रिलीज में कहा गया था कि देश के हर जरूरतमंद परिवार को सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास जारी है। ये इस दिशा में एक और ऐसा ही कदम है। इस कार्यक्रम में पूरे मध्य प्रदेश में नए घरों में शंख, दीप, फूल और रंगोली समेत पारंपरिक उत्सव भी आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन में कई अनूठे और अभिनव कदम देखे जा रहे हैं, जैसे महिला राजमिस्त्री समेत हजारों राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देना, फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग करना, महिला स्वयं सहायता समूहों को सेंटरिंग सामग्री के लिए ऋण प्रदान करने और परियोजनाओं के बेहतर निष्पादन और निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उन्हें सशक्त बनाना। कश्मीर में आए दिन आतंकियों की ओर से निर्दोष लोगों की हत्याएं करने से स्थानीय लोगों में खासा गुस्सा नजर आता है। आतंकियों से निपटने के लिए कई जगह लोगों ने खुद ही अपने जत्थे बनाना शुरू कर दिया है। ये जत्थे अपने इलाके में सक्रिय आतंकियों और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स को न सिर्फ चिन्हित करेंगे बल्कि खुद ही उन्हें घेर कर हिसाब भी चुकता करेंगे। खुफिया एजेंसियों ने इस संदर्भ में सभी सुरक्षा एजेंसियों और नागरिक प्रशासन को एक अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में कहा गया है कि कश्मीरी अब आतंकियों के खिलाफ कानून को अपने हाथ में भी ले सकते हैं। वे किसी क्षेत्र विशेष में आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए सुरक्षा बलों का इंतजार नहीं करेंगे, इसलिए प्रशासन सतर्क रहे। खुफिया एजेंसियों की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि कश्मीर के लोगों ने पंजाब की आतंकी हिंसा से सबक लेते हुए ये कदम उठाया है। 1980 और उसके बाद के कुछ सालों के दौरान पंजाब में कई जगह ग्रामीणों ने आतंकियों से निपटने के लिए अपने गुट बना रखे थे। ये गुट न सिर्फ गांव में पहरा देते थे बल्कि आतंकियों को देखते ही अन्य ग्रामीणों को सचेत करते हुए उन पर टूट पड़ते थे। कश्मीर में बीते 1 साल के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया है, उसे कश्मीर में लोग पूरी तरह आतंकियों के खिलाफ गुस्साए हुए हैं। खुफिया एजेंसियों ने बताया कि वादी के बहुत से लोग अक्सर
सर्दियों में पंजाब जाते हैं। इसके अलावा कश्मीर के बहुत से छात्र पंजाब के अलग अलग शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं। इन लोगों के जब पंजाब में लोगों से कश्मीर के हालात पर बातचीत होती है तो अक्सर पंजाब के लोग आतंकियों के खिलाफ आम लोगों की भूमिका का जिक्र करते हैं। इससे कश्मीरियों में खुद आतंकियों से लड़ने की भावना पैदा हुई है। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य अपने यहां जनसंख्या के आधार पर हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दे सकते हैं। जनसंख्या, धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने और उसको लेकर दिशा निर्देश तय करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल कर ये बात कही है। इस मामले में अब सुनवाई 10 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने की केंद्र सरकार की शक्ति के खिलाफ एक याचिका पर स्पष्ट जवाब देने के लिए केंद्र को और समय दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से दाखिल किया हलफनामा अभी पढ़ा नहीं है। कोर्ट उन्हें हलफनामा पढ़ने और बहस करने के लिए कुछ समय दे। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से दाखिल हलफनामा तो आज अखबारों में भी छपा है और सॉलिसिटर जनरल ने अभी उसे पढ़ा नहीं है। इस पर मेहता ने कहा कि कुछ जनहित याचिकाओं के दस्तावेज ऑफिसर तक पहुंचने से पहले मीडिया तक पहुंच जाते हैं। कोर्ट ने मेहता को 4 हफ्ते का समय देते हुए कहा कि मामले में दाखिल अन्य अर्जियों का भी केंद्र सरकार तब तक जवाब दाखिल कर दे। इसके बाद 2 सप्ताह का समय याचिकाकर्ता को प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए देते हुए मामले को 10 मई को सुनवाई पर लगाने का आदेश दे दिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। 29 मार्च मंगलवार से शुरू होने के साथ ही सदन में एक नया रिकॉर्ड भी बनेगा। उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में सदन चलेगा। विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन में राज्यपाल के बजट अभिभाषण के साथ ही लेखानुदान भी पेश किया जाएगा। सत्र के लिए विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि 5वीं विधानसभा के पहले सत्र को लेकर सोमवार को कार्य मंत्रालय समिति की बैठक हुई थी। इस दौरान सत्र में होने वाली विधायी और संसदीय कार्यों को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि कार्य मतगणना समिति में अभी केवल पहले दिन के कार्यों को लेकर ही निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को बजट अभिभाषण के साथ ही सरकार लेखानुदान भी पेश करेगी। मंगलवार को फिर कार्य मंत्रालय समिति की बैठक होगी, जिसमें बुधवार को एजेंडा तय किया जाएगा। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजानदास, बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल दल के नेता हाजी शहजाद मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, जिसका सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष अकील अहमद ने चुनाव से पहले एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से औपचारिक बातचीत हो गई है, जिसमें मुझे विश्वास दिलाया गया है कि हमारी सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद प्रदेश में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। जिसके बाद बीजेपी ने अकील अहमद की ओर से दिए गए इस बयान को चुनावी मुद्दा बना दिया था और देखते ही देखते पूरे प्रदेश में यह मुद्दा आग की तरह फैल गया था, जिसके बाद कांग्रेस को इसका खामियाजा भी अब भुगतना पड़ा है। दूसरी तरफ अकील अहमद के बयान से पार्टी ने किनारा करने की बहुत कोशिश की और खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उनके अकील अहमद से कोई भी ऐसी बातचीत नहीं हुई है। साथ ही उस वक्त के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी इसी बात को दोहराया है। लेकिन इसके बाद भी पार्टी ने अकील अहमद के ऊपर उस समय कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन आज उत्तराखंड कांग्रेस सरकार ने फैसला लेते हुए अकील अहमद को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी से निकाले जाने पर अकील अहमद का दर्द साफ तौर पर छलक उठा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आपने देखा 2022 के इलेक्शन में
बीजेपी ने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो है काफ़ी हंगामा किया। मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग की थी। मेरा पर्चा जो है मुझे टिकट नहीं मिला 2022 में, तो मैंने निर्दलीय पर्चा भरा। उसमें मुझे जो है कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं वो मनाने के लिए आए, तो मैंने 10 बिंदुओं पर बात रखी थी। उसमें एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जो है मुद्दा था कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में होनी चाहिए जो है। तो उसको लेके बीजेपी ने जो है उसको मुद्दा बनाया कि देवभूमि के अंदर उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी करके कांग्रेस तुष्टिकरण का काम करना चाह रही है, मुसलमानों के वोट बटोरने। उसमें हिंदू मुसलमान SC ST सबके बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत जो है फीस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, जितनी यहाँ पे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट वगैरह हाई स्कूल है, सबकी बहुत ज़्यादा फीस है। तो मैंने चाहा था कि सरकारी तरफ से अगर यूनिवर्सिटी हो। कांग्रेस नेताओं पे आरोप लगाया कि टिकट, जो लोग मेरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है हार गई, कांग्रेस हार गई और जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान पर हार गई, वो पहले अपने गिरवान में झाँक के देखें कि उन्होंने जो है टिकट को बेचने का काम किया या उन्होंने अपने चापलूसों को टिकट बांटने का काम किया। जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन लोगों ने 5 साल काम किया, उनको दरकिनार करके ऐसे लोगों को टिकट बांट दिए गए जो चापलूस थे और जिसमें जो है पैसा लिया गया। मैं तो खुला बोल पाऊंगा, कौन लोग थे? मैं नाम लेना नहीं चाहता। उसमें बहुत बड़ी जो है लीडरशिप है और उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो है आपस में जो है ये बयान आ भी चुके एक दूसरे के, मैं कहता हूँ उसकी भी जांच होनी चाहिए। भाई किसने पैसे लिया, तो जितनी पूरी कमेटी स्क्रीन कमेटी हमारी थी, जो हमारी जो टिकट बांटने का काम कर रही थी, सबकी जांच होनी चाहिए। अगर कांग्रेस जो है मुझे मेरा सहयोग नहीं करेगी, मैं मांग कर चुका और ये बात जो है मांग पूरे देश में फैल चुकी। अगर कांग्रेस मेरा सहयोग करेगी इसमें तो ठीक है, नहीं करेगी तो मैं व्यक्तिगत जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की यहाँ पे नींव रखूंगा उत्तराखंड के अंदर से। जरूरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। सीएम योगी ने अपने पास राजस्व, गृह, सूचना जैसे भारी भरकम मंत्रालय रखे हैं, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास समेत 6 मंत्रालय दिए गए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। वहीं चौधरी लक्ष्मी नारायण को गन्ना विकास मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। बात अगर बेबी रानी मौर्य की करें तो बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी चुनाव से कुछ ही महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए जितिन प्रसाद को सीएम योगी ने PWD का जिम्मा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास एवं शहरी नियोजन, भूतत्व और खनिकर्म, अर्थ एवं संख्या, राज्य कर एवं निबंधन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य समाप्ति, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, समन्वय जैसे विभाग उन्होंने अपने जिम्मे में रखे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास की जरूरत है, ना कि फिल्म की। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर द कश्मीर फाइल्स पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कश्मीर में एक बड़ी त्रासदी हुई थी। उन्होंने कहा कि 32 साल हो गए हैं और इतने साल बाद सरकार कश्मीरी पंडितों से कहती है कि हमने आपके लिए फिल्म बनाई है। पिछले हफ्ते ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर टैक्स फ्री करने को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि इस फिल्म की कमाई को पंडितों के पुनर्वास में लगाया जाना चाहिए और इसे YouTube पर डाल देना चाहिए। इसे कमाई का जरिया नहीं बनाना चाहिए। महाराष्ट्र में स्थित मुंबा देवी मंदिर के पास बड़ा हादसा सामने आया है। यहां स्थित पटेल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। मुंबई फायर ब्रिगेड ने इस बाबत जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात यह घटना सामने आई है, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आग किस वजह से लगी है। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। आज फिर से आम लोगों को महंगाई का झटका लगा है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा दर्ज किया गया है। पिछले 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। देश भर में पेट्रोल के दाम 80 पैसे और डीजल के दाम 70 पैसे बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 80 पैसे की बढ़त के साथ 100.21 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल के दाम में 70 पैसे की बढ़त के बाद 91.47 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 85 पैसे बढ़कर 115 से ज्यादा रुपए प्रति लीटर पर आ गए हैं। वहीं 75 पैसे बढ़ाकर डीजल के दाम 99.25 रुपए प्रति लीटर पर आ गए हैं।
आपको बता दें कि आज फिर से आम लोगों को महंगाई का झटका लगा है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा दर्ज किया गया है। पिछले 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार हो गए हैं। देश भर में पेट्रोल के दाम 80 पैसे और डीजल के दाम 70 पैसे बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम 80 पैसे की बढ़त के बाद 100.21 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल के दाम में 70 पैसे की बढ़त के बाद 91.47 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है। आपको बता दें कि आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पिछले 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार हो गए हैं। वहीं देश भर में पेट्रोल के दाम 80 पैसे और डीजल के दाम 70 पैसे बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि आज फिर जनता की जेब पर महंगाई की मार पड़ी है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं पिछले 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार हो गए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष ने सोमवार को इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस पर 31 मार्च को बहस होगी। प्रस्ताव पेश होने के बाद संसद की कार्रवाई 31 मार्च की शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नेशनल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष शाहबाज शरीफ ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव पर 31 मार्च को चर्चा होगी। वहीं वोटिंग 3 या 4 अप्रैल को कराई जा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव को सफल बनाने के लिए विपक्ष को कम से कम 172 सांसदों के वोट चाहिए। इमरान खान के खिलाफ आज पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के 161 सांसद फिलहाल समर्थन दे रहे हैं। 8 मार्च को विपक्षी पार्टियों की ओर से नेशनल असेंबली के सचिवालय में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, जिसके बाद से देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया है। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि खान नीत पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ की सरकार देश में आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें, पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष ने सोमवार को इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस पर 31 मार्च को बहस होगी। प्रस्ताव पेश होने के बाद संसद की कार्रवाई 31 मार्च की शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। नेशनल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष शाहबाज शरीफ ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर 31 मार्च को चर्चा होगी। वहीं वोटिंग 3 या 4 अप्रैल को कराई जा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव को सफल बनाने के लिए विपक्ष को कम से कम 172 सांसदों के वोट चाहिए। इमरान खान के खिलाफ आज पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव को विपक्ष के 161 सांसद फिलहाल समर्थन दे रहे हैं। वहीं 8 मार्च को विपक्षी पार्टियों की ओर से नेशनल असेंबली के सचिवालय में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद से देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि खान नीत पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ की सरकार देश में आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। जय हिंद।